हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से एक नई प्रॉब्लम। अब इसके लिए कौन सा रास्ता काम करेगा, कहाँ जाना चाहिए, किसी को बताना है नहीं बताना है, बहुत सारे सवाल। बट आई एम श्योर आज की यहाँ ऑडियो बुक समरी आपको गाइड करेगी उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए और कैसे अपने आप को काम डाउन रखने के लिए बुरी से बुरी सिचुएशन में कौन सा तरीका अप्लाई हो सकता है। इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे हम इस ऑडियो बुक समरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी, जहाँ पे हम जानेंगे व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट, यानी कि जहाँ पे हार्ड एडवाइस फॉर डिफिकल्ट टाइम्स, जिसे लिखा है पेमा चौधरी ने। और अगर इस समरी की बात करें तो आज हम बहुत ही फास्ट और मॉडर्न दुनिया में जी रहे हैं और ऐसा कभी कभार ही होता है जब हम ऐसे किताब पढ़ने का, सुनने का या उसके बारे में जानने का मौका मिलता है जो हमको अपने आप से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो इस समरी में हमको मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, बुद्ध की सिखाई हुई बातें और टिपिकल कल्चर जैसे थीम शामिल है। ये हमको खुद को और बेहतर तरीके से जानने में हेल्प करेगी। यह समरी हमको अपने डर का सामना करने और उसका मुकाबला करने में भी हेल्प करेगी। इसके अलावा जब चारों ओर हलचल मची हुई होगी तो खुद को शांत कैसे बनाए रखना है वो भी सीखेंगे। शायद समय की शुरुआत से ही हमको बताया गया है, सिखाया गया है कि इंसान को दूसरों से सहानुभूति रखने वाला और शांत काम इंसान बनना चाहिए। पर आज की इस दुनिया में ये सब बातों से दूर हो रहे हैं इंसान और ये सब से भाग रहे हैं। तो ये समरी इस बात की ओर हमारा ध्यान खींचेगी कि बिना जल्दबाजी के, बिना हड़बड़ाए हुए कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो क्या आप इसे आजमाने के लिए रेडी हैं? क्या आप अपनी लाइफ में चल रहे ड्रामा को समझने के लिए रेडी हैं? क्या आप अपने हर दिन की छोटी छोटी इवेंट्स के बारे में सोचने के लिए रेडी हैं? अगर हाँ, तो आपको इससे बेहतर समरी नहीं मिलने वाली है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। और सबसे पहले बात करते हैं इंटीमेसी विथ फियर। डर वो भावना है जो हर जीव फील कर सकता है। इसका रीजन ये कि हमको अपने आसपास के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में लिमिटेड ही जानकारी होती है। अगर हम डर से भागने की कोशिश बजाय उसका सामना करें तो हम उसे हरा सकते हैं। अपने डर के करीब जाना हमको स्ट्रांग बनाता है। हम जितना ज़्यादा अपने डर से भागेंगे वो उतनी ही तेजी से हमारे पीछे आता जाएगा। तो हमको क्या करना है? अगर हम डर करके पीछे ही रुक गए तो हम जिंदगी के सफर में हमारी खोज अधूरी रह जाएगी। बिना डर का सामना किए हम एक समझदार और बेहतर इंसान नहीं बन सकते। 1960 यानी कि 1960 के समय में भारत में एक आदमी था जो अपने हर डर और नेगेटिव भावना से पीछा छुड़ाना चाहता था। वो घमंड, गुस्सा, लालच जैसे इमोशन पर काबू पाना चाहता था। इसीलिए वो एक गुरु के पास गया। गुरुजी ने कहा कि वो इन भावना से छुटकारा पाने के लिए जितना स्ट्रगल कर रहा था वो उसे बंद करके रिलैक्स करना चाहिए। लेकिन वो आदमी किसी भी कीमत पर अपने डर को दूर करना चाहता था। गुरुजी ने उसको पहाड़ों के नीचे एक झोपड़ी पर मेडिटेशन करने के लिए कहा। ये उस आदमी के लिए बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस था। वो झोपड़ी में गए, वहां दिया जलाया, दरवाजा लॉक किया और मेडिटेशन करने के लिए लीन हो गया। कुछ पलों के बाद उसको शोर सुनाई दिया और वो सावधान हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वो हक्का बक्का रह गया। उसके सामने में एक बड़ा सा कोबरा था जो उसके सामने में फन फैलाए हुए बैठा था। एक पल के लिए तो उसकी सांस ही रुक गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटा करके खुद को संभाला और एक कोने में जाके बैठ गया। वो इसी तरह पूरी रात जागता रहा। उसकी नजर कोबरा पर टिकी हुई थी। उसके अंधेरी झोपड़ी में वो आदमी रोने लगा। बाद में उसे एहसास हुआ कि वो निराशा या डर के कारण नहीं रोया था, बल्कि उसके आंसू इसीलिए निकले थे क्योंकि उसका दिल पिघल गया था। वो रोया क्योंकि उसको एहसास हुआ कि कोबरा और वो दोनों ही इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहले उसको लगता था कि वो इस दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि किसी न किसी वजह से वो कोबरा भी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट था। अगर दुनिया को उसकी जरूरत थी तो शायद उस दुनिया को सांप की भी जरूरत थी। इस सोच ने उसके दिल में दया भर ली। उसका दिल नरम हो गया। वो उठा और बिना किसी डर के वो सांप के पास गया। उसने झुक करके उसे प्रणाम किया और सोने चला गया। सुबह उठ करके जब उसने अपने चारों ओर देखा तो कोबरा जा चुका था। अब वो आदमी ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या कोई सच में सांप उसके सामने आया था या फिर वो कोई सपना था। तो वो जो कुछ भी था उसने उसके मन से सांप का डर हमेशा के लिए उसके मन से खत्म कर दिया था। शायद हमें भी डर को एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। शायद हमें डर को एक आशीर्वाद समझने की जरूरत है, क्योंकि अपने डर का सामना करना ही हमको निडर और मजबूत बनाता है। हम
उस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं। कहते हैं ना कि जब हम सबसे ज़्यादा डरे हुए रहते हैं तभी हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं। ये डर हमको ज़िंदगी में नया सबक सिखाता है। हमको हर समय अपनी खोज को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा सिचुएशन का सामना करेंगे वो हमको उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब जैसे कि जितना ज़्यादा इस दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे ये हमारी पर्सनैलिटी को उतना ही ज़्यादा निखारता चला जाएगा। तो इस कहानी को कंप्लीट करते हुए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट, यानी कि छुटकारा पाने के लिए जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमारे सपने टूटने लगते हैं और हम समझते हैं कि अब दुनिया ख़त्म होने लगी है। लेकिन एक बात जानते हैं, ये सच नहीं है। अनएक्सपेक्टेड घटनाएं और सपनों का टूटना बस एक टेस्ट है जो वक्त लेता है। ये हमारे पेशेंस को गिर करके वो दोबारा खड़ा होना उसका टेस्ट लेता है। तो ज़िंदगी हमें सुख और दुख दोनों ही देती है। इसे ये सिक्के के दो पहलू है जिन्हें अलग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कभी ना खत्म होने वाली खुशी की चाहत रखना ही हमारे दुख का कारण है। दुख और तकलीफों के प्रति एक प्रैक्टिकल नज़रिया डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हम दूसरों के दर्द और मुश्किलों को समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसा प्रैक्टिस हमारे बुरे वक्त के दौरान पेशेंस और शांत रहना सिखाता है। तो चलिए इसे हम समझते हैं एक कहानी से। एक छोटे गांव में एक गरीब परिवार रहता था। बुजुर्ग पति पत्नी का एक ही बेटा था जिसकी कमाई से सारा घर चलता था। उसके माता पिता ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। वो उसके उनके लिए पेरेंट्स के लिए बड़े गर्व और सम्मान का प्रतीक था। एक दिन बड़ी दुखद दुर्घटना हुई। वो लड़का घोड़े से गिरा और उसके पैर टूट गए। ये उस परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्हें लगा जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई और उनकी जिंदगी में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। उनके माता पिता ने उसके अच्छे जीवन के लिए सारी उम्मीदें खो दी और उसकी लड़के की बुरी किस्मत पर रोने लगे, जो कि अब अपाहिज हो चुका था। कुछ दिनों बाद में उस गांव में राज्य की सेना आई और वहां के सभी जवानों और हटे-कटे लड़के को जंग में लड़ने के लिए सेना में भर्ती करने लगे। जब वो उस लड़के के घर पहुंचे तो उसकी हालत देख करके उसे अपने माता पिता के पास ही छोड़ दिया गया। जंग से जिंदा लौट करके कौन वापस आता है कौन नहीं, ये तो कोई नहीं जानता ना। तो उससे ये तो साबित होता है कि दुर्घटना भी उस परिवार के लिए किसी आशीर्वाद के लिए कम नहीं थी, क्योंकि कम से कम अब वो लड़का अपने परिवार के साथ रह सकता था। उस लड़के को एहसास हुआ कि अपाहिज होने के बावजूद वो अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ कर सकता था। जो चीज़ पहले उन्हें तकलीफ दे रही थी वो चीज़ अब उन्हें सुकून देने का काम कर रही थी। तो जब भी आपको लगे कि आपके पास कुछ बहुत बुरा हुआ है तो थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि शायद आपको उसका वो पहलू दिखने में थोड़ा टाइम दिख जाए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो पहलू दिख जाए जिससे कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है। ये सिर्फ आपकी बेचैनी और पेशेंस की कमी है जो आपके लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। हर चीज़ हमारी मर्जी से नहीं हो सकती, इसे एक्सेप्ट करिए। ज़िंदगी अपने तरीके से हमें टेस्ट करती है, यानी कि हमारा एग्ज़ाम लेती है। तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं इट्स नेवर टू लेट, यानी कि कभी भी लेट नहीं होता। कैसे समझते चलिए, हम से ज़्यादातर लोग सिर्फ खुद में कमियां ही ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब आप कमियों पे फोकस करेंगे तो अपनी ताकत को कैसे पहचानेंगे। इस दुनिया में परफेक्ट तो कोई नहीं होता, तो आप जैसे हो वैसे ही पहले खुद को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। तो आपको जानकर क्या हैरानी होगी कि आप अपने साथ में जितने कठोर है वही कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट है। अपने बारे में ये सोचना कि आप किसी काम के नहीं, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, सच में आपको बेकार बनाएगा। इसीलिए अपना इमेज खुद की नज़रों में एक पॉजिटिव बनाइए। पहले अपनी खुद की इमेज को, अपनी अहमियत को समझो, इसके बाद ही आप दूसरों का विश्वास जीत सकते हो। हर दिन कुछ समय अपने साथ जरूर बिताए। अपनी आत्मा, अपने दिल को की आवाज़ सुने। खुद के साथ प्यार और काइंडनेस जताना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह आप अपने एक नए वर्जन से मिलेंगे। तो चलिए इसे भी समझते हैं हम एक कहानी से। एक बार एक लड़की थी जो अपने बुरे सपनों से तंग आ चुकी थी। उसको अपने ऐसे सपने आते थे जहाँ वो खुद को राक्षसों से भागते हुए देखती थी। एक बार उसने देखा कि जैसे ही उसने दरवाजा बंद करके खुद को बचाने की कोशिश की तो राक्षस दोबारा उसके सामने आ गए। ऐसे थे उसके सपने, डरावने और परेशान करने वाले। एक दिन उसके दोस्त ने उसको पूछा कि वो राक्षस दिखने में कैसा है, क्या उनके हाथ में कोई हथियार है, या उनकी आंखें उभरी हुई है, या फिर लंबे लंबे नाखून, या फिर पूंछ थे। वो लड़की इसका जवाब नहीं दे पाई। उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो, क्योंकि उसने कभी राक्षसों को देखने की हिम्मत ही नहीं की। वो सिर्फ तेज दौड़ना जानती थी, उनसे बहुत दूर। उस रात उस लड़की ने अपनी पूरी हिम्मत जुटा करके एक बार उस राक्षस को देखने का फैसला किया। उसके सपने में जब घूम करके उसने राक्षसों को देखा तो उन्होंने उसके पीछे भागना बंद कर दिया और उसके सामने उछल उछल करके डांस करने लगे। लड़की ने जब गौर से देखा तो वो पाया कि असल में वो राक्षस तो थे ही नहीं, बल्कि सर्कस में परफॉर्म करने वाले जानवर थे। उसे ऐसा लगा कि जब उसने हिम्मत करके उनकी आंखों में देखा तो राक्षसों ने समझ लिया कि अब उसके डराने की पावर खत्म हो गई है।
आपको सिर्फ यही याद रखना है कि आपकी थॉट्स और फीलिंग्स के खुद आप मास्टर हो, इसीलिए आपको उनके नहीं बल्कि उनको आपके कंट्रोल में रखना है। आपके मन के अंदर भी कई सारे शैतान हैं जिन्हें वश में करना आपकी जिम्मेदारी है। तो इन जिम्मेदारी को लेते हुए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 8 वर्ल्डली धर्माज की, यानी कि स्पिरिचुअली के साथ में जीवन जीने के लिए हमको हमारे संसार में 8 धर्म को मास्टर, फिर से रिपीट करते हैं, 8 धर्म को मास्टर करना होगा। ये वो फीलिंग्स है जो एक साथ आती है, जैसे कि सुख दुख, मान अपमान, प्रॉफिट लॉस और तारीफ दोस्त। हर किसी की तरह हम खुद भी हमारे लिए पॉजिटिव चीजें ही चुनना पसंद करेंगे, लेकिन ये असली जिंदगी है जहाँ सुख अपने साथ दुख भी लाता है। तो आपके लिए प्रैक्टिकल एडवाइस यही है कि आप इन्हें जाने और समझे। आप खुद देख पाएंगे कि कैसे ये भावनाएं हमको हकीकत से दूर ले जाकर के दुख देती है। संसार की सुख सुविधाएं और कंफर्ट की इच्छा हमें रियलिटी को देखने से रोकती है, सच को एक्सपीरियंस करने से रोकती है। आइए हम इस कहानी से समझते हैं। जब गुरु रिंपोच की जन्म हुआ तो उनके हंसमुख स्वभाव के कारण घर घर में उनकी चर्चा होने लगी। वो बहुत ही बुद्धिमान और सुंदर थे, सब उनकी बड़ी तारीफ करते थे। गुरु रिंपोच जितने बाहर से सुंदर थे, उससे भी ज्यादा वो उनका मन सुंदर था, इसीलिए सभी उनसे बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि वहाँ के राजा भी उस नन्हे से बच्चे के मोह में पड़ गए थे। तो राजा को उन पर इतना प्रेम आने लगा कि वो उसे अपने साथ महल में अपने बेटे की तरह पालने लगे। गुरु रिंपोच ने बड़े सुख में वहां अपने दिन बिताए। एक दिन वो छत पर बड़ी मस्ती में खेल रहे थे कि अनजाने में ही एक दुर्घटना हो गई। छत पर से कोई भारी सामान नीचे गिरा, जिसकी वजह से 2 लोगों को बहुत गहरी चोट आई और उनकी जान चली गई। अब उस जगह के लोगों ने इस दुर्घटना के बारे में तरह तरह की बातें बनानी स्टार्ट कर दी और राजा से कहा कि उस बच्चे को जंगल में बिना खाना या पानी के भेज दिया। राजा ने ये आदेश दे दिया और गुरु रिंपोच को जंगल में अकेला छोड़ दिया गया। इस तरह गुरु रिंपोच ने अपने जीवन का सबसे मुश्किल सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि प्यार और तारीफ के साथ में घृणा और दोष भी आते हैं। एक समय था जब वो सभी के प्रिय थे और आज वही समय है जो वही लोग उनसे नफरत कर रहे हैं। यही जिंदगी है। जितनी ऊंची उड़ान हम भरते हैं उतने ही नीचे गिरने का खतरा भी बढ़ता जाता है। जीवन आसान नहीं है और वो अलग अलग रंग में रंग के हमको एक अच्छा और सच्चा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। उस घटना के बाद में गुरु रिंपोच ने किसी से भी उम्मीद करना छोड़ दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये 8 भावनाएं हमेशा एक दूसरे के साथ चलती है। जिंदगी है तो उतार चढ़ाव भी होंगे। जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया उस दिन आपको मन की शांति का अनुभव होगा। तो इस बहुत सी कमाल कहानी को समझने के बाद में अब बात करते हैं अगले चैप्टर पे, ओपिनियंस की। जब भी हम कुछ सोचते हैं तो उसका एक अच्छा और बुरा पहलू होता है। अक्सर हम उन आइडियाज के बारे में सोचते हैं जो हमारा मकसद, हमारी इच्छाएं को पूरी करती है, लेकिन हम औरों के लिए कुछ करने के बारे में नहीं सोचते हैं। हम कंपटीशन में इतने मगन हो जाते हैं कि किसी को नुकसान पहुंचाने से भी बाज नहीं आते। शायद अब हमको ऐसे सोचने की जरूरत है जिससे कि किसी का बुरा ना हो बल्कि वो ह्यूमैनिटी के लिए भी फायदेमंद साबित हो। दुनिया में पहले से भी ज्यादा नफरत फैली हुई है। कहीं हथियारों से जंग लड़ी जा रही है, कहीं भूखमरी से लोग जंग लड़ रहे हैं, कहीं अन्याय के खिलाफ जंग छिड़ी है। दुनिया को तो बदलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसकी शुरुआत खुद से करें तो भी बहुत फर्क पड़ेगा। इसके लिए हमको अपने नेचर लेने की, यानी कि अपने स्वभाव को बदलाव करना पड़ेगा। अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना सीखे। आजकल तो हम अपना ओपिनियन देते टाइम में बहुत गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं और कभी कभी इसी बात से झगड़े की शुरुआत भी हो जाती है। दूसरों की बात को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि उनका नजरिया आपसे अलग हो, लेकिन वो हमेशा ही गलत हो, ये तो नहीं हो सकता ना। आप उनकी बात से सहमत ना हो, लेकिन हम उनका सम्मान तो कर ही सकते हैं। हो सकता है कि इससे शुरुआत से कोई हल ना निकले, लेकिन ये बात बिगड़ने से तो रोक ही लेगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि ओजोन लेयर धीरे धीरे डैमेज होता जा रहा है। इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है कि ये किसी का ओपिनियन नहीं बल्कि एक साइंटिफिक फैक्ट है। ये फैक्ट और सॉलिड रिसर्च पर बेस्ड है, लेकिन ओपिनियन उसे कहते हैं कि आप इस फैक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं। तो जब हम उन कारणों के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से ओजोन लेयर को नुकसान पहुंच रहा है, तब ओपिनियन की शुरुआत होती है और हम एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। हम सिर्फ एक दूसरे से नेगेटिव इमोशंस एक्सचेंज करते हैं, लेकिन दुनिया का इससे कोई भला नहीं होने वाला है। इसीलिए लड़ने के बजाय हम एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना होगा, शायद उससे कोई हल निकल जाए। और चलिए और एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं।
इमेजिन करिए कि आप आने वाले सालों में बारिश की जो फोरकास्ट पर जो रिसर्च कर रहे हैं, फैक्ट्स और फिगर्स देख करके हमको लगता है कि इसके लिए सोच समझ करके तैयारी नहीं की गई तो कई इलाके पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे। अब इस पॉइंट पर पे हम अपने ईगो को या फिर अपने बात को, गुस्से को आगे रखेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि आप मिशन की जगह खुद को ही सही साबित करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए फैक्ट्स के साथ में अपनी पर्सनल ओपिनियन को कभी मिक्स ना करें। हमें अपनी ईगो को साइड में रखना होगा ताकि एक इफेक्टिव सॉल्यूशन निकाला जा सके। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले चैप्टर की, द ट्रिक ऑफ चॉइसलेसनेस। अब ये क्या है? हर इंसान किसी ना किसी पर्पस के साथ में पैदा होता है। हमें अपनी जिंदगी जीने के तरीके को चुनने का अधिकार दिया गया है। बुद्धिस्ट टीचिंग में इस चॉइस का मकसद ज्यादा से ज्यादा बेहतर चीजों को उम्मीद रखना नहीं है, बल्कि एक पॉइंट बनाकर के उसे संतुष्ट होने में है। मारपा एक तिब्बतियन था और गुरु नारोपा का सबसे बुद्धिमान स्टूडेंट था। तो एक बार मारपा तिब्बत से भारत आया और अपने गुरु को देने के लिए थोड़ा सोना इकट्ठा किया। उसने उसमें से कुछ सोना अपने लिए रख लिया। उसने सोचा कि वापस जाने के सफर में उसे खर्च के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तिब्बत पहुंच कर जब उसने अपने गुरु को सोना गिफ्ट किया तो वो निराश हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि मारपा ने थोड़ा सोना खुद के लिए रख लिया था। इस एक्शन से पता चलता है कि मारपा ने खुद को अपने गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं किया था। यहाँ तक कि जब मारपा ने अपने पास रखा सोना भी गुरु को दिया तो उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने हवा में उड़ा दिया उस सोने को। फिर निरूपा ने कहा कि सोने के सामने पूरी दुनिया उनके लिए कई ज्यादा कीमती थी। मारपा को तब एहसास हुआ कि उसका समर्पण अधूरा था। समर्पण में जरूरी होता है कि आप अपने सबसे प्यारी या कीमती चीज से भी मोह ना रखें और उसका बलिदान करने के लिए तैयार हो जाए। तो समर्पण का मतलब होता है कि दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपने सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर आप मोह में बंधे रहेंगे तो आपको कभी भी वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। समय के साथ में मारपा गुरु बने। उनके आश्रम में एक स्टूडेंट था मिलारेपा, जिसने मारपा के प्रति पूरा समर्पण दिखाया था। मिलारेपा एक हत्यारा और क्रिमिनल था और उसके मन पे अपने अतीत के पाप का बहुत सारा बोझ था। उसने अनगिनत लोगों को बहुत दुख दिए थे। अब वो इस अंधकार से निकल करके रोशनी की ओर जाना चाहता था। इसीलिए उसने पूरे दिल से अपने गुरु के प्रति खुद को समर्पित कर दिया ताकि वो उसको सही रास्ता दिखा सके। अब मिलारेपा की स्पिरिचुअल यात्रा का सफर स्टार्ट हो जाता है। उसे एक के बाद एक टावर बनाने के लिए कहा गया। टावर पूरा बन जाने पर मारपा उस पर चिल्लाते और अपने हाथों से उसे तोड़ने के लिए कहते। मिलारेपा को बहुत ही दुख होता। अब वो ऐसी सिचुएशन पे था जहां उसके पास में कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि वो वापस नहीं जा सकता। लेकिन उसने अपने गुरु पर कभी अपना विश्वास नहीं खोया और चुपचाप हर डांट और अपमान सहता गया। टावर बनाने और तोड़ने की वजह से उसके हाथों और पीठ पे छाले पड़ गए, लेकिन अंत में उनके पेशेंस का उसको इनाम मिला जो था उसको कामयाबी मिली और माफी भी मिली। हर टावर बनाने और उसको तोड़ने के साथ में उसके पाप का बोझ कम होता जा रहा था। फिर मिलारिपा के पाप का बोझ जब कम होता जा रहा था, फिर वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा जहां उसके पास में खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसके बाद ही जो मारपा ने उसे दिल से स्वीकार किया और उसे ज्ञान देने लगे। तो इस बहुत सी अमेजिंग बात को समझने के बाद में हम आगे जानते हैं 3 मेथड्स ऑफ वर्किंग विथ चॉइस। यानी कि हम जब कोई भी काम करते हैं तो केओस, हमारे लाइफ में कोई गड़बड़ी चलता है तो हम घबरा क्यों जाते हैं? अब तो जैसे ये सोचने का तरीका बन गया है। तो क्या कोई बैलेंस नजरिया है जो जिंदगी के बोझ को कम करता है? तो इसका जवाब है कि हमको अपनी अनगिनत इच्छाओं के चेन से हमको खुद को आजाद करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 मेथड है जिसमें जो हमको हमारी मदद करेंगे। तो पहला रूल्स है कि स्ट्रगल करना बंद करें, यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन में घबराए नहीं। ये मेथड सोचने पर जोर देती है। ऐसा करने से हम मुश्किल वक्त में बेहतर तरीके से रिएक्ट करने लगेंगे। जैसे मिलारेपा गा करके अपने मन के राक्षस को बुलाता था। वो रोज उन्हें उनके सामने आने के लिए कहता था ताकि वो उनका सामना कर सके। इस मेथड ने असल में मिलारेपा को हकीकत का सामना करने के लिए हेल्प की। रियलिटी का सामना करना हमारे मन के डर को दूर करता है। डर हमारे मन को कमजोर करता है। ये प्रैक्टिस हमको एक निडर इंसान बनाना सिखाएगी। दूसरा मेथड ये है कि जिंदगी में अनचाहे सिचुएशन से बचने की कोशिश ना करें। इसका मतलब ये है कि हमको उस सिचुएशन का सामना करना चाहिए जो बहुत मुश्किल है और जिनसे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। भागने के बजाय उन भावनाओं को महसूस करिए। ये हमको हिम्मत के साथ में मुसीबत का सामना करना भी सिखाएगा।
इमेजिन करिए कि आप बीमार हैं और बिस्तर पर पड़े हुए हैं, आप में हिलने डुलने तक की एनर्जी नहीं है। अब क्या आप अपनी लाचारी के बारे में सोच करके चिल्लाएंगे? क्या भगवान को इसके लिए दोष देंगे? इससे डील करने का सबसे अच्छा तरीका है इसका सामना करना। इससे आप ऐसे देखिए कि आपकी बीमारी आपको सोचने और मेडिटेट करने का टाइम दे रही है। तीसरा मेथड है आपके रास्ते में आने वाली हर सिचुएशन का फायदा उठाना। पहले तिब्बतन कल्चर में आज की तरह एक मरे हुए इंसान के शरीर को कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाता था, बल्कि आदिवासियों के पास में चार्नल ग्राउंड नाम की एक जो जगह थी जहाँ पे लाशों को छोड़ दिया जाता था ताकि गिद्ध उन्हें खा सके। बाद में वहाँ उन्हें उन शरीर के ऑर्गन्स, बाल, नाखून वो सब बचते थे। तो इस भ्रम में ना रहे कि अगर आपने सब कुछ ठीक से किया तो जिंदगी में सब कुछ आराम से होता चला जाएगा। स्ट्रगल से बचना हमें कमजोर करता है। सिचुएशन से भागने का एटीट्यूड हमको कुछ भी सीखने नहीं देता, कुछ भी एक्सपीरियंस करने नहीं देता है। हर सिचुएशन का बहादुरी से एक सामना करे, क्योंकि एक्सपीरियंस से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। ये हमें समझदार इंसान बनाता है, एक ऐसा इंसान जो दूसरों के दर्द को समझने के लिए, महसूस करने के लिए फील देता है। तो इसी के साथ में अब बात आती है कंक्लूजन की। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस बुक ने हमें सिखाया कि अपने डर का सामना कैसे करें, चुनौतियों को स्वीकार करें और इस बात को समझे कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कभी भी किसी सिचुएशन से भागने की कोशिश ना करें। हमारे जीवन के दुख और मुश्किलें हमें समझदार और मजबूत बनाने के लिए आती है। बस ये विश्वास रखिए कि बुरा वक्त जल्द ही खत्म हो जाएगा। दूसरों के प्रति हमदर्दी रखना और उन्हें समझने की कोशिश करना हमको सच्ची खुशी और सुकून देगा। मोटिवेशन स्पीकर गौर गोपाल दास जी ने बहुत ही खूबसूरत लाइन कही है कि कुछ चीजें अगर अपने हिसाब से हो तो बी ग्रेटफुल, और अगर ना हो तो बी ग्रेसफुल। चीजों का पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करें। यकीन मानिए जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो इस अमेजिंग लाइन के साथ में ये समरी यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपको कोई समरी सुननी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।